वेलकम 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 टू द स्ट्रीम गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। और ये हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर का माइंड मैप होने वाला है। इसके बाद से हम एमसीक्यू के स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि स्ट्रीम स्टार्ट हुई है या नहीं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया को। ठीक है, ओके ओके ओके, स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, हम इन्फ्लेशन इन इंडिया को रिवाइज करते हैं। ये रिवीजन स्ट्रीम है। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं यूजिंग माइंड मैप। ओके, तो चेक देखते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया के बारे में क्या क्या बातें हैं जानने के लिए। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस इन जनरल प्राइस लेवल में परसिस्टेंट इंक्रीज देखने को, परसिस्टेंट इंक्रीज जो होता है, ठीक है, आमतौर पे इंक्रीज प्राइस बढ़ते जाता है, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और क्या है इसका मतलब? डिक्रीजिंग इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। मनी के परचेसिंग पावर में डिक्रीज आना भी इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले 1 रुपए में अगर 4 चॉकलेट मिलते थे और अब 1 रुपए में एक ही चॉकलेट मिलता है। ठीक है, तो ये परचेसिंग पावर का डिक्रीज होना है। ठीक है, मेजरमेंट वाया प्राइजेस प्राइस इंडेसेस लाइक सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। और हम मेजरमेंट करते हैं प्राइसेस, प्राइस इंडिसेस से और प्राइस इंडिसेस जैसे कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन का कॉज क्या है? ये हमने देखा कि ये परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल होता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है। इनका रीजन क्या है? ठीक है, कॉज क्या है? तो सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड थर्ड इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तीनों को देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? हाई डिमांड सरपासिंग सप्लाई, सेकंड इज इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होता है डिमांड पुल का मतलब या एग्जाम्पल। ठीक है, next is cost push inflation, rising cost of production, increase in wages and raw material, and global factors like oil prices. ओके, दोनों को समझा भी देता हूँ। हाई डिमांड सरपासिंग सप्लाई एंड जो सप्लाई जो डिमांड है वो हाई है। किससे हाई है, किससे ज्यादा है? तो हमारे सप्लाई से। ठीक है, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था, उसमें है कि राइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज इन वेजेस एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, वेजेस और रॉ मटेरियल्स के प्राइस के बढ़ने के कारण हमारा जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है। इसमें ग्लोबल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं जैसे कि ऑयल के प्राइसेस। बिल्ट इन इन्फ्लेशन देखते हैं, ये क्या है? वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं इसे। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन। ठीक है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन यानी कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगा। अडेप्टिव बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर का अडेप्टिव बिहेवियर होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इन सभी को देखते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? स्लो एंड ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीज, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज होने को हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। जनरली कंसिडर्ड हार्मलेस, और इसे जनरली हार्मलेस कंसिडर करते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है? तो मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट, मॉडरेटली प्राइस इंक्रीज होती है। रेजेस कॉशन अमॉन्ग इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स के बीच में कॉशन का एक कारण होता है। ठीक है, उन्हें कॉशियस करता है। ओके, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज रैपिड एंड आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो कि बहुत ही फास्ट और आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये एसोसिएटेड होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। जब इकोनॉमी अनस्टेबल होता है तभी ये रैपिड और आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं यहाँ पे। सीवियर डिक्लाइन इन करेंसी वैल्यू, करेंसी वैल्यू बहुत ही सीवियरली नीचे गिर जाती है। एंड हिस्टोरिकल एग्जांपल्स इन वेरियस कंट्रीज। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज का एग्जांपल भी है हिस्टोरिकली। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी देखते हैं कि इकोनॉमी का क्या क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे? तो सबसे पहले इसे परचेसिंग पावर से समझेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट, फिर इंटरेस्ट रेट एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, परचेसिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट आता है?
डिक्रीज इन रियल इनकम, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है रियल इनकम में, लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाती है, एंड एरोजन ऑफ सेविंग, ठीक है, सेविंग पड़े की पड़े रह जाती है, खराब होती है। चलो, इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट क्या है, तो अनसर्टेनिटी लीडिंग टू रिड्यूस्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो वो क्या करता है, रिड्यूस बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होते जाता है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, साथ ही साथ फाइनेंसिंग का कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों पे इम्पैक्ट होता है इसका। इंटरेस्ट रेट्स पे क्या फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन से, सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये हायर इंटरेस्ट रेट लगा देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इफेक्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट एंड कंज्यूमर लोन, साथ ही साथ इसका इफेक्ट बोरोइंग कॉस्ट और कंज्यूमर लोन पे भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पे क्या इंपैक्ट पड़ती है इन्फ्लेशन से, नीड फॉर फिशियल एंड मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट को का नीड होता है उस समय पे फिशियल और मॉनेटरी मेजर्स लेने का। एडजस्टमेंट इन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, टैक्सेशन और सब्सिडीज में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल प्रोग्राम, पब्लिक सर्विसेज और सोशल प्रोग्राम के थ्रू इन्फ्लुएंस करना होता है। ओके, मेजर्स ऑफ फाइट इन्फ्लेशन, ठीक है, मेजर्स टू फाइट इन्फ्लेशन, ओके, क्या क्या मेजर्स है जिससे कि हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है फिशियल पॉलिसी, थर्ड इज सप्लाई साइड पॉलिसीज एंड फोर्थ इज प्राइस कंट्रोल। देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, जैसे हमने अभी देखा, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर देती है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होता है बाय एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। फिशियल पॉलिसी में क्या है, government spending adjustment, taxation change to curb inflation and investment in infrastructure for long term stability, ठीक है, ये तीन चीजें फेशियल पॉलिसी में आती हैं। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को एडजस्ट करता है, टैक्सेशन चेंज होता है कर्ब इन्फ्लेशन पे, एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। सप्लाई साइड अगर पॉलिसी देखें तो it encouraging production and reducing tariffs and trade barriers, ठीक है, ये प्रोडक्शन को इंकरेज करता है और reducing by reducing tariff and trade barriers, ठीक है, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज टू मीट डिमांड, ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपनी डिमांड को मीट कर सकें। प्राइस कंट्रोल एक और मेजर है, इसमें होता है डायरेक्ट इंटरवेंशन इन मार्केट, इसका मार्केट में डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। रेगुलेशन ऑफ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स का रेगुलेशन होता है, और साथ ही साथ पोटेंशियल फॉर ब्लैक मार्केट्स एंड शॉर्टेज, और ये इसके पास पोटेंशियल होता है ब्लैक मार्केट्स और शॉर्टेजेस का। आगे देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी मेजर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तीनों देखते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, वो एंटी इन्फ्लेशन स्ट्रैटेजीज बनाती है, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी मेजर्स में क्या क्या होती है, ओवरसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस कंट्रोल, ठीक है, ओवरसाइट और इम्प्लीमेंटेशन होता है प्राइस कंट्रोल्स का। साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ मोनोपोलीज एंड कार्टेल्स, कार्टेल्स और मोनोपोलीज का रेगुलेशन होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस गोगिंग, ठीक है, सेफ गार्डिंग होता है प्राइस गोगिंग के अगेंस्ट, एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या है इसके, कमोडिटी प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। देखते हैं तीनों। कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे जो इंपैक्ट आता है। इफेक्ट ऑफ कमोडिटी मार्केट फ्लक्चुएशन, ठीक है, कमोडिटी मार्केट के फ्लक्चुएशन भी इसके कारण होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। एक्सचेंज रेट देखे तो इन्फ्लुएंस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, इंपोर्ट कॉस्ट पे करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। रिलेशन टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर
का रिलेशन है। इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, और ये डिपेंड करता है फॉरेन गुड्स और सर्विसेज पे। इन्फ्लेशन इन इंडिया के चैप्टर में बस इतना ही है। ये चैप्टर का रिवीजन हमने इस माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर लिया और अब हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, चारों ही सब्जेक्ट के जितने भी मेन चैप्टर्स है सभी का रिवीजन हमने कर लिया थ्रू माइंड मैप्स। तो अब से जितनी भी लाइव सेशन होंगी वो सभी आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उस लाइव सेशन में हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। होप आपको ये अच्छा लगा हो सेशन। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।